हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपन लोग जैसे रीट के लिए फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का जो टॉपिक चल रहा था, अपन विषय था अपना मैथ्स और टॉपिक चल रहा था अपना वर्ग तथा वर्गमूल अपना टॉपिक चल रहा था। कल मैंने वर्ग तथा वर्गमूल का एक पार्ट लेके आ चुका था। आज जो मैं आपके लिए पार्ट लेके आया हूँ पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखो, आप क्या है कि वीडियो स्टार्ट करके वापस बंद मत करो, पूरा वीडियो देखो और इसके 4-5 पार्ट आएंगे तब तक देखो। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है फिर आप ये चैनल का कोई मतलब नहीं है। देखो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि रीट का जो जितना भी सिलेबस है मैथ्स का वो यहाँ मैं कंप्लीट कराऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। अगर फिर भी कोई आपको एडवाइस की आवश्यकता है, अगर मेरी स्पीड स्लो है या तेज है, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में एडवाइस कीजिए। देखो, आप क्लास ले रहे हैं, बहुत से सारे यूट्यूब के चैनल है, उत्कृष्ट क्लास है। मैं कह रहा हूँ कि जो उत्कृष्ट की फैकल्टी है उसके लेवल का जो मैं मैथ्स का सिलेबस उसके लेवल का कराऊंगा और उसी तरह कराऊंगा, ठीक है। तो आप कम से कम 25 या 21 मिनट का वीडियो आता है, 20 मिनट का वीडियो आता है, वो आप बैठ के पूरा देखे सही। आप वैसे मत पढ़िए, चलते देख लीजिए वीडियो, तो आपको एक बेनिफिट होगा। 3-4 वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि जो अगला पढ़ा रहा है उसकी क्वालिटी है कि नहीं है। अगर मेरी पढ़ाई भी क्वालिटी है तो आप फिर रेगुलर वीडियो अपने आप देखने लग जाएंगे, तो अपना रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। तो किसी का ऐसे ये देख के मत सोचिए कि बोर्ड छोटा है, लिखने की शैली सही नहीं है, वो आपका काम नहीं है। आप इतना देखिए कि आपके जो स्टैंडर्ड है रीट का वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने जो पहला पार्ट नहीं देखा था, वो जो बच्चे को पहले पहला पार्ट देख के आए, जो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पहला पार्ट देख लीजिए। तो देखो, अपना टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल। अब अपने इसके 4 गुणधर्म पढ़ लिए थे और 4 गुणधर्म में कल अपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो अपने ये किया था कि n एक प्राकृत संख्या है। अपने क्या किया था कि n एक प्राकृत संख्या है, तो n एक प्राकृत संख्या है तो n स्क्वायर तथा n+1 का स्क्वायर के मध्य प्राकृत संख्याएं कितनी होगी, प्राकृत संख्याएं कितनी होगी। लास्ट क्वेश्चन अपना ये था। तो मैंने कहा था कि जो छोटी संख्या होती है उसको अपन क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से गुणा आता है। अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे क्या अपन ने? अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे क्या कि 10 का स्क्वायर तथा 11 का स्क्वायर के मध्य प्राकृत संख्या। तो अपन ऐसे नहीं किया था क्या, 2 गुणा 10 = 20, ऐसे नहीं किया था क्या? तो वही क्वेश्चन है। तो अब मैं देखो गुणधर्म अभी 4 चल रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन के साथ साथ आपका क्या आता है, क्वेश्चन हम ऐसे भी आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका एग्जांपल ऐसे भी आ जाता है। गुणधर्म 4 भी है वैसे, लेकिन कई बार क्या मध्य की संख्या नहीं पूछ के ऐसे पूछ लेता है कि n, जिसको उतारना उतार सकते हैं। n एक प्राकृत संख्या है। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा उसको पार्ट सेकंड कम समझ में आएगा, पहले पार्ट फर्स्ट देख के आइए। n एक प्राकृत संख्या है तो n स्क्वायर से n+1 के स्क्वायर तक प्राकृत संख्या कितनी होगी, प्राकृत संख्याएं कितनी होगी। अब देखो ये क्वेश्चन इतनी देर क्या था कि n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के मध्य की संख्या पूछी थी। अब देखो, अगर अपन को n स्क्वायर तथा इन n+1 के स्क्वायर के मध्य की संख्या पूछी तो मैंने ट्रिक बताई थी, 2n कर दो। लेकिन इसमें तो n स्क्वायर तो शामिल होगी और n+1 का स्क्वायर शामिल होगी, तो ये 2 संख्या एक्स्ट्रा शामिल होगी कि नहीं। तो इसमें 2 संख्या एक्स्ट्रा शामिल होगी, तो इसमें क्या कर दो, आप 2 जोड़ दो, बस आंसर आ गया। आप इसमें क्या कर दो, 2 जोड़ दो। जैसे अपन ने जो पीछे किया था, आपको ऐसे पूछ ले कि 11 का स्क्वायर तथा 12 का स्क्वायर, ये दोनों क्या प्राकृत संख्या, 11 का स्क्वायर तथा 12 का स्क्वायर के मध्य की संख्या पूछता था। अपन को ये पूछ ले 11 का स्क्वायर से 12 का स्क्वायर के मध्य प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो अपन को ये पूछ ले, तो सिंपल सा अपन इसको 11 गुणा 2 करेंगे, कितना आएगा, 22। ये तो मध्य की संख्या है, लेकिन अपन को ये पूछा 11 स्क्वायर से 12 का स्क्वायर, तो 11 भी शामिल होगी और 12 भी शामिल होगी, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 24। तो आपका देखो अपन ने 4 गुणधर्म कर लिए थे। एक क्वेश्चन उसके नीचे ये भी उतार लीजिए। कई बार क्या होता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो कई बार क्या होता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अपने 4 गुणधर्म के बाद देखो 5 गुणधर्म पढ़ेंगे। और मैं आपको कहता हूँ कि
कि जो आपका जो ये वर्ग जो चैप्टर है, ये वर्ग चैप्टर मैं गुणधर्म पे करवा दूंगा पूरा, गारंटी कहता हूं। आपके गुणधर्म याद करने होंगे, लोग कुछ नहीं याद करना। देखो छोटे छोटे ट्रिक है, और सेम यही ट्रिक आपको उत्कृष्ट क्लास वाले बताते हैं। जो बच्चे उत्कृष्ट का कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, 2,500 हजार वो कभी छूट लेके आते हैं, उत्कृष्ट का कोर्स नहीं लेके पा रहे हैं, वो यहाँ पढ़ सकते हैं। देखो जिसको पढ़ना होता है वो यहाँ पढ़ के, गाइड बुक होती है उससे पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उत्कृष्ट का कोर्स लेने से ही सिलेक्शन होता है। तो देखो मेरा मानना है, जो पर्सनल बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है, उत्कृष्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैं 5वां गुणधर्म लिखना चाहता हूँ, तो 5वां गुणधर्म क्या है कि फर्तम एन, अगर आपको 5वां गुणधर्म पहले मैं लिख के बता रहा हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फर्तम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, फर्तम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, फर्तम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल हमेशा आप क्या करोगे, इक्वल में क्या लिख लो, एन स्क्वायर। जिसको लिखना है वो साथ साथ में लिख लो। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं कह रहा हूं फर्तम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल ले लूं, कि जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया कि फर्तम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे तो आपको एक आंसर क्या करना है, 10 का स्क्वायर करना है डायरेक्ट। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब देखो मैंने क्या पूछा है, फर्तम 10 विषम प्राकृत संख्या, आपने 10 का स्क्वायर कर दिया, 100 आ गया। लेकिन आपको देखो क्वेश्चन तो आपको फिर भी आता है, और आप में उस तरह से करने बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। पहले देखो कि 10 विषम प्राकृत संख्या कौन सी, एक तो एक कौन सी, 3, फिर कितना आता है 5, फिर कितना आता है 7, फिर कितना आता है 9, फिर कितना आता है 11, फिर कितना आता है 13, और फिर कितना आता है 15। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर क्या आता है 17, और फिर क्या आता है 19। 10 संख्या होगी। आप इनका जोड़ करोगे, आप इनको जोड़ोगे तो देखो कितना टाइम लगेगा, आएगा 100 ही, अरे आएगा 100 ही। देखो 4 9 9 16 25 25 के बाद 36 36 के बाद 49 49 के बाद 64, और 64 के बाद में 71 81 81 के बाद में 100 आया, 100 ही। लेकिन अपन को डायरेक्ट करने क्या है, यहाँ कोई भी देते, चलो यहाँ तो 10 दिया अगले ने, चलो यहाँ तो अगले ने क्या दिया है 10, तो अगला ये भी तो दे सकता है कि फर्तम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। अगला ये भी तो दे सकता है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो आप क्या करोगे, 20 का स्क्वायर डायरेक्ट कितना होता है 400 होता है। कितना होता है 400। अब आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 ऐसे करके जाओगे, टाइम लग जाएगा। जरूर थोड़ी यहाँ 20 आए 10 आए, यहाँ पे 50 भी तो आ सकता है, यहाँ पे 25 भी तो आ सकता है। इसलिए वो आवश्यकता नहीं है कि इतना ही हो। तो आपका 5वां गुणधर्म समझ में आ गया होगा। 5वां गुणधर्म क्या है कि फर्तम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है, तो क्या होता है n स्क्वायर। जो आपकी ये प्रॉपर्टीज है, आपको याद कर लोगे, आपका चैप्टर हो जाएगा। और देखो प्रॉपर्टीज याद करना मुश्किल नहीं है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, वीडियो देख लो। जिसको नोट्स बनाने नोट्स बनाओ, जिसको नोट्स नहीं बनाने वो बार बार 2 या 1 बार या 3 बार 4 बार वीडियो देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा। और देखो आप बहुत जगह से वीडियो देखते हो क्लास के रीड के, आप हर वीडियो देखा करो। जितनी वीडियो देखोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसका छठा गुणधर्म। तो इसका छठा गुणधर्म चालू करते हैं। 5 गुणधर्म अपने हो चुके हैं, छठा गुणधर्म क्या है वो अपन देखते हैं। तो इसका छठा गुणधर्म क्या है वो मैं लिखता हूं कि छठा गुणधर्म क्या है कि किसी भी विषम प्राकृत संख्याओं, किसी भी विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, किसी भी विषम प्राकृत संख्या के वर्ग को दो क्रमागत प्राकृत संख्या के
योगफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये आपका गुणधर्म है छठा, लिख सकते हैं। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। मैंने क्या लिखा है कि किसी भी विषम प्राकृत संख्या के वर्गों, किसी भी विषम प्राकृत संख्या के वर्ग को दो क्रमागत संख्या के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। आपको अभी ये लाइन समझ में नहीं आएगी, अब देखो आपको लाइन समझ में आ जाएगी। कैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल लिया कि साहब 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। कितना होता है 49। तो क्या मैं 49 को 24 प्लस 25 लिखूंगा, कितना आएगा 49 आएगा। 24 और 25 क्रमागत नहीं होता क्या? अरे क्रमागत का बाद में एक संख्या के बाद में एक संख्या नहीं आती क्या? तो 49 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 24 प्लस 25। मैंने मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया आपका 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। कितना होता है 169। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 84 प्लस 85 नहीं लिख सकता क्या? तो क्या दोनों संख्या क्रमागत नहीं है क्या? तो दोनों संख्या क्रमागत। तो आपका छठा गुणधर्म कंप्लीट हो चुका है। छठा गुणधर्म क्या था? किसी भी विषम प्राकृत संख्या के वर्गों को दो क्रमागत प्राकृत संख्या के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि 7 एक प्राकृत संख्या है, 7 का प्राकृत संख्या का वर्ग कितना हुआ 49। तो 49 हुआ, तो ये दो प्राकृत क्रमागत संख्या के रूप में अपने लिख दिया। तो आपका छठा गुणधर्म कंप्लीट हो चुका है। सातवां गुणधर्म लिखते हैं। वो देखो सातवां गुणधर्म क्या है, जिसको उतारना है वो वीडियो रोक के उतार सकता है, ठीक है। तो देखो सातवां गुणधर्म क्या है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरी आपके साथ लगन से आपको पूरी वीडियो लेके आऊंगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो सातवां गुणधर्म क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक, पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक। अब देखो आपको पहले ये भी नहीं पता होगा कि बीजांक होता है क्या, तो मैं बीजांक बताऊंगा। पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक 1, 4, 7, 9 होता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक 1, 7, 9 होता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक कितना होता है 1, 4, 7, 9 होता है। अब देखो कैसे होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका बीजांक कितना होता है 1, 4, 7, 9। देखो बीजांक क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 143 है। अब 143 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे। बीजांक निकालने का मतलब कैसे होता है, बीजांक कैसे निकलता है वो देखिए। बीजांक जितनी भी संख्या दी होती है उनका क्या कर दो, योगफल कर दो। जैसे 1 और 4 को जोड़ा कितना 5, 5 में 3 जोड़ा कितना है 8। तो 143 का बीजांक कितना है 8। तो क्या पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक कितना होता है 1, 4, 7, 9 होता है। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने 1225 लिखा। कितना लिखा 1225। इनको जोड़ा कितना 3, 5, 10 कितना आया 10। तो क्या ये बीजांक आया क्या? अरे 10 बीजांक नहीं होता। अब दोबारा जोड़ो 1 और 0 कितना होता है 1, ये बीजांक है। ये आपका जो बीजांक होता है वो सिर्फ इकाई के अंक में आता है। बीजांक हमेशा किस में आता है, इकाई के अंक में आता है। तो आपने जोड़ा 10 है लेकिन 10 बीजांक नहीं, इसको फिर से जोड़ा 0 और 1 कितना होता है 1। तो इसका बीजांक कितना आया 1। तो मैंने कहा था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक 1, 4, 7, 9 होता है। तो क्या बीजांक कितना है 1। तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है जी, बिल्कुल ये पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं मैंने 13244। 13244 आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, वहां समझा दूंगा ये गुणधर्म यूज कैसे करने, तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे जोड़ा, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 6। देखो 4, 6, ये कितना हुआ 10 और ये कितना हुआ 14। कितना आया 14। तो इसका बीजांक 14 थोड़ी हुआ। इसको दोबारा जोड़ा कितना आया 5 आया। कितना आया 5 आया। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक कितना होता है 1, 4, 7, 9 होता है। तो ये भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपका सातवां गुणधर्म मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपन 8वें गुणधर्म की तरफ। तो 8वां गुणधर्म में लिखाऊंगा, लैंग्वेज बाद में लिखाऊंगा। उससे पहले मैं 8वां गुणधर्म जो करवाऊंगा उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल से 8वां गुणधर्म करवाऊंगा। एग्जाम्पल से क्या कराऊंगा 8वां गुणधर्म करवाऊंगा। तो 8वां गुणधर्म के लिए पहले आप यहाँ लिख लीजिए एग्जाम्पल। देखो इसकी जो लाइन है वो मैं नीचे लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप क्या करेंगे एग्जाम्पल से करेंगे। मैं कह रहा हूं कि एग्जाम्पल मैंने लिया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस
6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है। मैं कह रहा हूं कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे +1 होता हुआ दिख रहा है। अरे +1 होता हुआ नहीं दिख रहा है क्या, 2 के बाद कितना आता है क्रमागत में, 3 आता है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 गुणा 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 गुणा 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है, प्लस कितना दिख रहा है, 1। तो आपको इस तरह इसको उतार लीजिए। कैसे उतारेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है। अब मैं एक एग्जांपल और लूंगा, पहले आप एग्जांपल उतार लीजिए, गुणधर्म नंबर 8 लगा के एग्जांपल उतार लीजिए। आपको समझ में आ गया कि पहली संख्या में 1 जोड़ते हैं, फिर इन दोनों संख्या को गुणा करते हैं और जितना होता है उसमें 1 प्लस करते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल और लिखता हूं। मैंने कह दिया कि 4 का स्क्वायर, अब 4 में 1 जोड़ा कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, 5 का स्क्वायर। 4 गुणा 5 कितना होता है, 20। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 20 का स्क्वायर। कितना लिखूंगा, 20 का स्क्वायर। कितना लिखूंगा, इसको बंद कर सकते हो, नहीं करो तो कोई बात नहीं, 20 का स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आएगा, 21 का स्क्वायर। तो 8वां गुणधर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 8वां गुणधर्म क्या हुआ कि यहाँ पे +1, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब देखो इसका नोट लगा के नीचे लिखेंगे, आप नोट लगा के क्या लिखेंगे, यदि n प्राकृत संख्या है, यदि n प्राकृत संख्या है, तो यदि आपकी n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या किया, n इंटू यहाँ पे क्या किया, n इंटू n प्लस 1, और फिर उसका क्या किया, स्क्वायर किया कि नहीं किया, किया। और यहाँ पे क्या किया, इक्वल में अपने किया n प्लस 1 का स्क्वायर। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है, अपन का यहाँ पे क्या है, n अगर प्राकृत संख्या है, नोट लगा के लिखना 8वें गुणधर्म में, अगर n प्राकृत संख्या है तो यहाँ पे देखो ये मैंने n स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, +1, तो n में +1 स्क्वायर के साथ स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 गुणा 5 तो हो रहा है, अरे 4 गुणा 5 तो 4 कितना है, n, तो n, और ये कितना है, n प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बड़ा पोस्टर लगा दिया। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, जो बच्चा बायोलॉजी का है उसके लिए बहुत फायदेमंद क्लास है। आप क्लास छोड़ो मत, रेगुलर देखो। अगर आपने 7 या 8 पार्ट ले लिए, उसके बाद आपके माइंड में मैथ्स नहीं बैठे, फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मत देखना। लेकिन आपके अगर माइंड में बैठती है तो आपका दायित्व बनता है यूट्यूब पूरे देखना। लेकिन देखो, आपसे एक ही चीज मांगता हूँ, 7 से 8 वीडियो देखिए आप मेरे, 7 से 8 वीडियो देखो, फिर आपको नहीं समझ में आया तो मेरी गारंटी। और देखो, आपको अगर समझ में आ रहा है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, देखो पूरा बेसिक से बताऊंगा, और मैथ्स का स्टूडेंट तो आप शेयर कीजिए कि वहां से रीड की क्लास लग रही है। देखो अपन ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे पढ़ाई किताब से तो नहीं होती, लेकिन मोबाइल लेके बैठेंगे, अपन वीडियो देखेंगे, थोड़ा बहुत माइंड में घुसेगा, और गुणधर्म से बता रहा हूँ सारा समझ में आ जाएगा। तो आपका ये 8वां गुणधर्म मेरी तरफ से कंप्लीट है। तो आप ये 8वां गुणधर्म भी उतार लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा। 8वां गुणधर्म कंप्लीट होने से पहले से मैं इसका एक एग्जाम्पल कराऊंगा। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आपने उतार लिया होगा, इसका एग्जाम्पल देखो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है। तो आप एग्जाम्पल लगा के लिखिए, एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 111 का स्क्वायर। आपको क्या बोलेगा, x की वैल्यू बताओ। तो सिंपल सा है, अपना 8वां गुणधर्म लग रहा है। देखो 10 प्लस 1 11, 10 गुणा 11 नहीं होगा क्या, अरे 10 गुणा 11 कितना होगा, 110 होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 110, और 110 में कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 110 आएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 111। और मैं आपको कह रहा हूँ कि गारंटी है, उत्कृष्ट में भी ऐसे पढ़ाते हैं। जो आपकी उत्कृष्ट है, जहाँ पैसे दे के पढ़ते हो वीडियो, देखो पढ़ाते तो वहाँ भी वीडियो है। और मैं आपको बताऊँ, उत्कृष्ट जो ऐप है उसमें लाइव नहीं पढ़ाते, उत्कृष्ट ऐप में लाइव ही नहीं पढ़ाते हैं। अगर वो लाइव पढ़ाते तो मैं मान जाता है, वो भी क्या करते हैं, वीडियो शूट ही वहाँ लगाते हैं और आपको बोलते हैं 1 साल तक वो वीडियो देखते रहो। देखो डाउट वहाँ भी नहीं होता, बोलते बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ भी क्या होते हैं, शूट किए वीडियो डालते हैं। तो यहाँ पे भी शूट किया हुआ वीडियो, तो आप देखिए कम से कम, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ अंतर डिफरेंस नहीं आ जाए तो
मेरी गारंटी है सेम चीज ही पढ़ाते हैं, तो आप यहीं से पढ़े ना मैथ्स, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं अपना 9वां गुणधर्म फटाफट। तो इसका 9वां गुणधर्म क्या है वो देखते हैं। नौवां गुणधर्म, दो क्रमागत सम या विषम संख्या, दो क्रमागत सम या विषम, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं, दो क्रमागत या सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर, के गुणनफल में एक जोड़ने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। देखो लैंग्वेज से नहीं समझ में आया, मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि एक दो क्रमागत सम या विषम। देखो दो क्रमागत सम या विषम मतलब सम भी हो सकती है विषम भी होती है। और सम और विषम आप जानते हो, ओड और इवन। अरे ओड और इवन जानते हो कि नहीं जानते हो? देखो सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10। अब मुझे पता है कि जो मैथ्स के स्टूडेंट है उसको लगा रहा है ये क्या पढ़ा रहे हो। देखो बेसिक पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। और इवन क्या होती है, देखो सॉरी ओड क्या होती है, 1 3 5 7 होती है। और इवन क्या होती है, 2 4 6। ये आपकी होती है विषम संख्याएं और ये आपकी कौन सी होती है, सम संख्या, ठीक है। अब देखो अपना रूल क्या लिखा है, मैंने गुणधर्म क्या लिखा है, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर प्राप्त गुणनफल क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब देखो लेकिन एक चीज और, अगर आप सम संख्या लो तो वो क्रमागत होनी चाहिए, अगर विषम संख्या लो तो क्रमागत। अगले के लिखा दो क्रमागत सम या विषम, तो मैंने ले ली एक संख्या 10। अब 10 क्या है, सम संख्या, तो इसकी क्रमागत क्या होगी, अरे 12 नहीं होगी क्या? 10 एक सम संख्या है तो सम संख्या की क्रमागत 12 ही होती है। अगर अपन ये बोले कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या तो 10 के बाद 11 आती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दो क्रमागत सम या विषम, तो सम के बाद सम, दो क्रमागत सम संख्या 10 के बाद कितनी आती है, 12। तो 10 गुणा 12, अगर इसमें मैं एक जोड़ दूंगा ना तो हमेशा कितना आएगा, 121। और 121 क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो मैंने रूल क्या लिखा है, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। आप चाहो तो और एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 11। अब 11 क्या है, विषम संख्या है, 11 क्या है, विषम संख्या है। इसकी अगली क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी, 13। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो 11 गुणा 13 कितना होता है, 143 होता है। कितना होता है, 143। 143 में कितना जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, कितना है 144। तो 144 क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आपका रूल क्या है, रूल क्या है कि दो क्रमागत सम या विषम संख्या, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पे प्राप्त गुणनफल एक क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आपकी ये जो 9 गुणधर्म है ये आप अच्छे से याद करेंगे, तो कोई टफ नहीं है, सारे शॉर्ट ट्रिक है। एग्जाम में आप देखोगे क्वेश्चन तो मेरी गारंटी है क्वेश्चन देखते आप ऐसे आंसर कर दोगे। फिर अपन इन गुणधर्म को यूज कैसे करते हैं, मैं इसके लिए कल क्वेश्चन लाऊंगा, उन क्वेश्चन से अपन को पता चल जाएगा इनको यूज कुछ करते हैं। अब देखो अगली हेडिंग डालो आप, कुछ महत्व है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप हेडिंग डालो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की हेडिंग डालो। अब मैं लिखूं पहला महत्वपूर्ण सूत्र कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/n
2। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, ऐसे मैं कई फॉर्मूले लिखूंगा, ये आपको क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने में एक एग्जांपल के लिए बता दूंगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n+1/2 है। अब मैं इसका एग्जांपल लिखूं कि एग्जांपल क्या होता है, मैं लिख दूं 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। देखो मैं एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ, जिसको उतारना वो उतार भी सकता है। अब देखो आप ऐसे जोड़ोगे 1, फिर 2 में 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 में 4 जोड़ोगे 7 आएगा, टाइम लग जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है n+1/2। भाई साहब n की वैल्यू कितनी है 50, n की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 50 प्लस 1 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे कितना हुआ 50 इंटू 51 कितना हुआ 2 आया। 50 इंटू 51 कितना है, इसको आपने काटा कितने से 25 से काटा, तो 25 गुणा 51 कितना होता है 1275 होता है। तो 1275। बाकी जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।